ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्वांटा अकेडमी। अच्छा, आज हम आईआईटी जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशंस के। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का नाम है। अब आप देखना कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी जेईई एडवांस में इस चैप्टर से जो हम आज करने वाले हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड रिलेशन बिटवीन डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए काफी इजी है। अगर किसी को डायमेंशंस पता है, अगर इनकी डायमेंशंस ना भी पता है ना, तो भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है। कैसे? देखो, हम जानते हैं फॉर्मूला ई और बी को रिलेट करने के लिए हमने क्या, ई सी बराबर ई अपॉन बी एक फॉर्मूला पढ़ा है, जहां पर सी होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। देखो, कई क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, डायमेंशंस निकालते हैं। डायमेंशन निकालने के बाद अगर आपको फिर भी ये फॉर्मूला नहीं पता है ना, तब भी ये क्वेश्चन नहीं हो सकता था। ठीक है, या फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन के भी कोई भी ऐसा रिलेशन देख लीजिए जिसका फॉर्मूला आपको पता हो। ठीक है, कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि आपको बता चुका हूं कि फॉर्मूला कुछ भी हो, लेकिन उसकी डायमेंशन, जैसे एनर्जी है, एनर्जी के कई फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, कई फॉर्मूलेज हैं एनर्जी के, लेकिन उसकी डायमेंशन हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, तो आप इन दोनों का फॉर्मूला का रिलेशन का कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन इजीएस्ट रिलेशन हमें ये पता है, C बराबर E अपॉन बी, स्पीड ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें पता है। तो इनके बीच का रिलेशन बताना था। तो देखो, C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, LT-1। अभी LT-1 कैसे आया? आप पता है आपको स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस L लेंथ से और टाइम T, तो यहाँ से आया LT-1। मैग्नेटिक E को ऐसे रखो और मैग्नेटिक फील्ड को भी ऐसे ही रखो। ठीक है, यहाँ से अगर हम रिलेशन बताएं E और B की डायमेंशन में, तो वो आंसर क्या होगा, B LT-1 बराबर E। तो इतना सा आंसर था इसका, पैसेज में आया था ये। फर्स्ट पार्ट ये था और सेकंड पार्ट अभी आगे मैं कराऊंगा। ठीक है, तो दो पार्ट थे, आईआईटी जेईई एडवांस में आया था और बहुत ही इजी था, मतलब। ठीक है, देख रहे हैं आप, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसका नेक्स्ट पार्ट पूछा गया, सेम था, फाइंड रिलेशन था बिटवीन डायमेंशंस ऑफ परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी। देखो, म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इनके आपने डायमेंशंस ड्राइव किए होंगे, नहीं किए तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें मैंने ये दोनों ही ड्राइव किए हैं। ठीक है, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे मैंने जेईई मेंस में जो आए थे। एडवांस में पूछा इनके बीच का रिलेशन बताइए। देखो, आपको ये फॉर्मूला भी पता होगा, C बराबर 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला क्या है, एक रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन कैसे आया पता है? देखो, आपने k की वैल्यू पढ़ी है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से 1 अपॉन 4 पाई निकालते हैं, 1 अपॉन 4 पाई की वैल्यूज निकालते हैं, इसकी टर्म्स में निकालते हैं। तो यहाँ न्यूटन पर मीटर, उसके न्यूटन पर मीटर, यहाँ पे टेस्ला एम्पियर, ऐसी करके कुछ यूनिट्स आती हैं। उसको सॉल्व करने के बाद हम म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में डिफरेंस, मतलब एक रिलेशन बना पाते हैं, C बराबर 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आप आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है इसमें, फॉर्मूला तो आप आगे आएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, फिलहाल आपको ये रिलेशन याद रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ ये रिलेशन ही काफी था। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो C² बराबर 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से ये C होता है स्पीड ऑफ लाइट, LT-1 इसका होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसकी बात करें तो इधर हो जाएगा ये L2T-2, और इधर आ जाएगा ये एक म्यू नॉट इधर रख दीजिए, और एप्सिलॉन नॉट उधर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है। अगर इनके बीच में रिलेशन बताना है तो ऐसे आप बताया जा सकता है, ठीक है। ये इनके बीच में रिलेशन था, ठीक है, ऑप्शन भी गिवन था। तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच में इसका डिफरेंस था, ये रिलेशन में आया था। तो ये दो क्वेश्चन आए थे 2018 में, पैसेज था। पैसेज में कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ यही बताया था म्यू नॉट परमिएबिलिटी है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और बी मैग्नेटिक फील्ड है। दो पार्ट दिए थे। उसने बोला तो पहले तो रिलेशन बताओ दो इन दोनों में डायमेंशनली, और इन दोनों में रिलेशन बताओ डायमेंशनली, ठीक है। तो ऑप्शंस बड़े आसान थे इसके। तो 2018 में आया था और काफी इजी क्वेश्चन था ये। देखो इस चैप्टर से ना इजी ही क्वेश्चन बनते हैं, वैसे आप जितने भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, एरर से, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉस से इजी ही बनते हैं, ठीक है। और आते जरूर हैं इस चैप्टर से, हमेशा आते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। डायमेंशनली करेक्ट, आपको बताना है इनमें से डायमेंशनली करेक्ट कौन सा है। म्यू नॉट आई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर पहला, बी पार्ट इसका म्यू नॉट आई इक्वल टू में म्यू नॉट बी, तीसरा आई बराबर एप्सिलॉन नॉट सी बी, डी बराबर म्यू नॉट सी आई बराबर एप्सिलॉन नॉट बी, ठीक है। अच्छा इनके यूजुअल मीनिंग्स क्या क्या थे। आई तो था हमारे पास करंट, म्यू नॉट परमिएबिलिटी, ठीक है। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट की अगर हम बात करें, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, वी पोटेंशियल डिफरेंस, और क्या बचा सी स्पीड ऑफ लाइट। तो देखो अगर आपको इन सब के किस किस के एप्सिलॉन नॉट जेई एडवांस में आया था, ये 2015 का था ये, ठीक है। तो मल्टीपल सिलेक्ट हो सकते थे इसमें, ठीक है, एमएसक्यू था। तो एप्सिलॉन नॉट का अगर आपको डायमेंशन पता है, म्यू नॉट की अगर डायमेंशन पता है, पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस के बाद सी, और क्या बचा इसमें करंट, करंट की तो क्या आई डायमेंशन होगी, करंट तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो खुद एक डायमेंशन है आई। तो बाकी सारे कवर हो गए। अब देखो इनको निकालते हैं एक एक करके, ठीक है। हालांकि आपको ये पता होगा, फिर भी मैं एक बार ड्राइव करके बता रहा हूँ आपको कि हम निकालते कैसे हैं डायमेंशन इनकी। देखो कोई भी एक फॉर्मूला ले लो, मान लीजिए मैंने लिया F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कूलम्स लॉ का जनरल फॉर्मूला होता है ना, जनरल फॉर्म होती है कूलम्स लॉ की। यहाँ पर मेरे को पता है जो K होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। मुझे एप्सिलॉन नॉट बताना है, इसकी डायमेंशंस बतानी है। आप जानते हैं 4 पाई, ये 4 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट की क्या होती है डायमेंशन, कुछ नहीं, क्योंकि डायमेंशन लेस होता है कांस्टेंट। तो अगर मैं फोर्स की बताऊं ना आपको, तो mLT-2, ये डायमेंशन आप पढ़ चुके हैं मास इनटू एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से। और इधर कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट, इधर क्रॉस में ले आया मैं इसको, उधर ये 1/4 पाई खत्म हो चुका है। Q1 Q2, देखो Q क्या होता है, I बराबर Q अपॉन T, आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा 10th में भी, करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ से Q क्या आ जाएगा, I इंटू टी। तो देखो I भी फंडामेंटल क्वांटिटी है और T भी, तो इनकी डायमेंशंस यही रहेंगी I और T, ठीक है। और यहाँ भी I T। मैंने आपको बोला था चार्जेस कैसे भी हो, किसी प्रकार के हो, लेकिन डायमेंशंस नहीं बदलती, ठीक है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कैसे पूछ रहा हो, स्पीड ऑफ वाटर में पूछ ले, रिवर की स्पीड, हवा की स्पीड, आपसे स्पीड ऑफ लाइट पूछ ले, या फिर नॉर्मल स्पीड पूछ ले, वॉकिंग स्पीड, लेकिन याद रखना स्पीड पूछ रहा है तो डायमेंशंस चेंज नहीं होंगी। स्पीड डिफरेंट हो सकती है लेकिन डायमेंशंस हमेशा सेम रहती हैं। रेडियस तो आप जानते हैं, रेडियस को लेंथ से मेजर करते हैं, मतलब मीटर से, तो मीटर की डायमेंशंस L, ठीक है, क्योंकि मीटर होती है ऐसा यूनिट लेंथ की, और लेंथ की डायमेंशन होती है L। अच्छा इसके बाद देखते हैं, ये हो गया I स्क्वायर। अच्छा I की जगह A भी लिख सकते थे, ठीक है, एम्पेयर या फिर करंट कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। I स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन नीचे mLT-2 फिर L स्क्वायर। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो पहले तो इसको ऊपर वाले को ऐसे लिख देते हैं, I स्क्वायर T स्क्वायर, नीचे आ जाएगा mL3T-2, फिर अगेन इसको सॉल्व करते हैं तो ये होता है m-1 L-3 T4 I स्क्वायर।
m-1 L-3 T4 आई स्क्वायर, ये किसकी आई? एप्सिलॉन नॉट की। तो एप्सिलॉन नॉट की हमने डायमेंशंस निकालनी m-1 L-3 T4 आई स्क्वायर। अच्छा, अब बात करते हैं म्यू नॉट की। ठीक है, अब निकालते हैं म्यू नॉट की डायमेंशन। देखो म्यू नॉट का मैंने आपको रिलेशन बता ही दिया, 1/म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ये वाला रिलेशन आप याद रखना। ठीक है, काफी कॉमन है। तो यहाँ से सी स्क्वायर बराबर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर म्यू नॉट की डायमेंशन निकालो तो ये हो जाएगा 1/सी स्क्वायर की डायमेंशन और एप्सिलॉन नॉट, मतलब सी की डायमेंशन का स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, म्यू नॉट की अगर हम बात करें तो सी हो जाएगा सी स्क्वायर पूरा L2T-2 स्क्वायर कर चुका हूं मैं इसका। ठीक है, और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट की अगर हम बात करें तो यहां से आएगा m-1 L-3 T4 आई स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा m पॉजिटिव का L-3 और +2, ये हो जाएगा -1 ऊपर आके +1, फिर T-2 T+4, तो +2 ऊपर आके माइनस, आई तो इधर कुछ है ही नहीं तो आई स्क्वायर है, तो आई ऊपर आके आई -2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आई डायमेंशन म्यू नॉट की? MLT-2 I-2। ठीक है, एक बार आप कैलकुलेशंस देखते रहना। ठीक है, म्यू नॉट की आ गई। अब बात करते हैं V। पोटेंशियल डिफरेंस का सबसे कॉमन फॉर्मूला इलेक्ट्रिसिटी में W/Q पढ़ा था हमने, वर्क डन अपॉन चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, ये 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी में भी है और ये आपको आता होगा क्योंकि ये काफी कॉमन फॉर्मूला है। तो वर्क डन की हमने निकाली थी SIO mL2T-2, ये वर्क डन की क्या थी? डायमेंशंस। उसके बाद चार्ज की अगर हम बात करें तो I × T हम बता चुके हैं क्यों। उसके बाद MLT-3 I-1। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो क्या आया? ML2T-3 I-1, ML2T-3 I-1, ये आया। उसके बाद अब बात करते हैं सी तो आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट LT-1, स्पीड की तो डायमेंशन सेम रहती है, करंट की तो आई ही रहेगी। ठीक है, तो ऐसे करके हमने जितने भी इस क्वेश्चन में क्वांटिटीज है ना उन सब की डायमेंशंस निकाल लिए। ठीक है, मैं फिर भी कहूंगा आप इनको याद रखें तो ज्यादा बेटर है। अगर आपको याद थी ना तो ये 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं था, और अगर याद नहीं है तो फिर ये कम से कम 10 मिनट का भी बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो म्यू नॉट आई स्क्वायर, सबसे पहले इसको पुट करके देखते हैं। म्यू नॉट की डायमेंशन है MLT-2 I-2 का, मतलब इसका छोड़ देते हैं। उसके बाद आई स्क्वायर, म्यू नॉट मल्टीप्लाई आई स्क्वायर, उसके इधर दे रखा है एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट, इसकी एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या है? m-1 L-3 T4 आई स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशंस आ गई। उसके बाद बी स्क्वायर, अब बी की डायमेंशन क्या थी? ML2T-3 I-1। ठीक है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ठीक है, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, बी स्क्वायर करके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो m की पावर 1 है तो स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये L4 हो जाएगा। ठीक है, T-6 और इधर करें तो I-2। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा अगर नहीं दिख रहा है तो, MLT-2 I-2, इसका पूरा लिख देते हैं MLT-2 I-2, बेसिक कैलकुलेशन है अब बस ये। फिर यहाँ पर लिख देते हैं आई स्क्वायर, इधर लिख देते हैं m-1 L-3 T4 आई स्क्वायर, और इधर m2 L4 T-6 I-2। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया है अभी तक, सिर्फ पुट किए हैं वैल्यूज, म्यू नॉट की डायमेंशन, आई की डायमेंशन, एप्सिलॉन नॉट की और वी की डायमेंशन यहाँ पुट कर दी। अब चेक करते हैं क्या ये दोनों बराबर है। m एक ही बार है, L एक ही बार है, T -2 है और I -2 और +2, ये 0 हो जाएगा, I की पावर 0। चलिए लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर -1 है, वहाँ +2 है, तो ये m हो जाएगा +1 का।
फिर बात करें तो ये हो जाएगा l+1 का, क्योंकि यहाँ +4 है, यहाँ -3 है। उसके बाद बात करें तो t हो जाएगा -2 और i हो जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं कि MLT -2, ये -2 ऊपर है इसके, है ना, MLT -2 i की पावर 0 और MLT -2 i की पावर 0, मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट था, ठीक है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट था। अब सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड ऑप्शन था μ0 i। देखो μ0 i और इक्वल टू में μ0 v, ये वैसे बराबर नहीं हो सकता। ये कब बराबर हो सकता था? जब i और v की डायमेंशंस बराबर होती। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस है, दूसरा करंट है, और इन दोनों की डायमेंशंस कभी सेम नहीं होती, ठीक है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब बात करते हैं इसकी i को लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन है m-1 l-3 t4 i², ये एप्सिलॉन नॉट की है। फिर c की डायमेंशन लिख लेते हैं lt-1। उसके बाद बात करें v की, तो पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन है ml2t-3 i-1, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं जरा ये दोनों सेम आती है या नहीं आती। यहाँ तो सिर्फ i रहेगा। इधर हम बात करें तो देखो यहाँ m+1 है, यहाँ m-1 है, तो ये क्या हो जाएगा, m की पावर 0। देखो बेस सेम होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये चीज आपको बताने की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है। तो l-3 +1 -2 और -2 और +2, ये हो जाएगा l की पावर 0। करके देख लेना आप, क्योंकि -3 यहाँ है और ये +2 और +1 मिलके +3 बना रहा है, तो +3 और -3 कट के 0। अच्छा, t की पावर देखते हैं जरा। t की पावर 4 यहाँ है, -1 यहाँ है, तो ये 3 रह गया और 3 में से 3 माइनस यहाँ हो गया, तो t की पावर भी 0 हो गया। अब बात करते हैं i की। देखो i का +2 यहाँ है, i² यहाँ है, यहाँ कुछ नहीं है, i की पावर -1 है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो i की पावर 1 आएगा ये। तो अब ध्यान से देखो, ये तो डायमेंशनलेस हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ i की पावर 1। ये तो डायमेंशनलेस है, MLT तीनों हो गए ना। तो यहाँ भी i की पावर -1 है और यहाँ भी i की पावर 1 है, दोनों सेम है, तो ये भी करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। ठीक है, देखो सिंपली अब तो कैलकुलेशन है, क्योंकि ये था इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें आपको ये डायमेंशंस पता होनी चाहिए थी। इसकी बात करें μ0 ci। देखो μ0 क्या होता है, μ0 है MLT -2 i-2, c होता है LT -1, i होता है i तो i रहेगा, डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटी है। एप्सिलॉन नॉट m-1 l-3 t4 i², ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। और दूसरा आएगा v, पोटेंशियल डिफरेंस है ml2t-3 i-1, ठीक है। देखो हमने सिर्फ अभी तक पुट किए हैं वैल्यूज इस वाले फॉर्मूले में, डायमेंशंस पुट कर ली। अब हम चेक करते हैं दोनों सेम है या नहीं है। m सिर्फ यहाँ पर है और कहीं नहीं है, तो m की पावर 1। l की बात करें तो l यहाँ पर भी है, तो l की पावर 2। t की बात करें तो t-2 t-1 t-3 हो जाएगा। और अगर i की बात करें तो i -2 और +1, यहाँ +1 है तो ये हो जाएगा -1। इसकी बात करें ओके, चलो इसकी बात करते हैं। μ0 ci एप्सिलॉन नॉट m-1 l-3 t4 i²। और अगर v की देखते हैं तो ml2 t-3 i-1, ठीक है, सारी सही लिखी है हमने। तो यहाँ बात करें तो m की हो जाएगी 0, l की हो जाएगी +1, t की हो जाएगी +1 और i की हो जाएगी +1। तो आप ध्यान से देखें तो ये दोनों बिल्कुल भी बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं थे, ऑप्शन गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या थे, ए और सी इसका सही ऑप्शन थे, ठीक है। तो देखो ऐसे होते हैं जेई के क्वेश्चंस, काफ़ी इजी होते हैं, बस आपको डायमेंशंस निकालना, या तो आपको निकालना आता हो क्विक एकदम जल्दी से, आप फॉर्मूला पढ़ लें उसके बाद निकालना सीख जाए, या फिर आपको याद हो फॉर्मूला और निकाल लिया, या फिर आपको डायमेंशंस डायरेक्ट याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्वेश्चंस करने से मतलब है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसकी लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट थी एक्चुअली।
ये आया था जे एडवांस 2014 में। एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपको यहाँ पर, जे एडवांस 2014 में आया था। देखो क्वेश्चन को मैं ना रीड कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। टू फाइंड डिस्टेंस ओवर विच अ सिग्नल कैन बी सीन क्लियरली इन अ फॉगी कंडीशन। डिस्टेंस निकालना था, उसने बोला था डिस्टेंस, एक इंजीनियर ने रेलवे इंजीनियर यूजेस डायमेंशंस एंड अज्यूम दैट द डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द मास डेंसिटी, इंटेंसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी। तो बताना है कि उसने क्या डिस्टेंस निकाला इन टर्म्स में। देखो सिंपल सी भाषा में बोलता हूँ, एक इंजीनियर ने सोचा कि मुझे फॉगी कंडीशन में ना एक ऐसा सिग्नल बनाना है जो काफ़ी दूर तक लाइट दे सके। ठीक है, एक रेलवे इंजीनियर ने सोचा कि मुझे एक ऐसा डिस्टेंस वाले मतलब लाइट बनानी है, एक ऐसी लाइट बनानी है डिस्टेंस वाली जो फॉगी कंडीशंस में भी क्या दे सके, काफ़ी दूर तक रोशनी दे सके। उसने कहा कि जो उसका ये डिस्टेंस था वो डिपेंड कर रहा था किस किस पे। पहला तो मास डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा था, फिर उसने कहा कि ये डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है किस पे, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है पता है, पावर अपॉन एरिया। ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है इंटेंसिटी का, ये पता होना चाहिए वैसे। इसने ये बोल दिया इंटेंसिटी की आई की जगह उसने कहा कि मैं एस को एस लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इंटेंसिटी को उसने एस मान लिया, डी। उसके बाद उसने बोला मैं फ्रीक्वेंसी। तो जो उसने कहा कि मेरा जो डिस्टेंस है ना वो इन तीनों क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। अब आप मुझे बताइए कि डी का फॉर्मूला में क्या होगा, अगर मैं डी को मेजर करूं या फॉर्मूला निकालूं तो इनकी टर्म्स में क्या होगा, ये आंसर था और सर ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे देख के कि इसमें कौन सा वाला मेथड लगने वाला है। देखो इसमें वो वाला मेथड लगेगा जब हमने पढ़ा था कि एक फिजिकल क्वांटिटीज की आपको डायमेंशन बतानी है विद द हेल्प ऑफ अनदर फिजिकल क्वांटिटी। जब हमने ये पढ़ा था कि कोई भी एक क्वांटिटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये आ जाए, c की पावर a, d की पावर b, e की पावर c। ये वाली चीज हमने पढ़ी थी, ये पढ़ी थी ना कि ये a इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो अब जो a की डायमेंशन आएगी वो इनके मतलब इनके ऊपर ही आएगी, मतलब इनकी टर्म्स में आएगी, सॉरी। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनकी। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको, d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो की पावर a। मुझे नहीं पता अभी रो की पावर कितनी है, ठीक है, उसकी जो डिस्टेंस निकाला है उसमें रो की पावर कितनी है मुझे नहीं पता। ठीक है, उसके बाद s की पावर b, इंटेंसिटी की पावर b एंड म्यू की पावर c। ठीक है, यही था पूरा क्वेश्चन, डिस्टेंस ओवर डेंसिटी, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पूरा क्वेश्चन यही था। उसके बाद उसने क्या बोला कि आपका जो आंसर आ रहा है ना इंटेंसिटी की टर्म्स में S के ऊपर कुछ भी आ रहा है 1/n, उसने कहा कि जो मेरा आंसर आया इंटेंसिटी की टर्म्स में वो D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S की पावर 1/n आया। अब बताओ n की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन मतलब ये था पूरा टोटल, है ना। आपको n की वैल्यू बतानी थी। देखो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, कैसे, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। D क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। मीटर किसकी ऐसा यूनिट है, लेंथ की। तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, L। डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब ml-3। वॉल्यूम की डायमेंशन L क्यूब होती है, आप जानते हैं। ठीक है, ml-3 A। इंटेंसिटी, पावर अपॉन एरिया। पावर क्या होती है, पावर वर्क डन अपॉन टाइम। तो ml/t-2 वर्क डन होता है और टाइम t नीचे, तो पावर आ जाएगी आपके पास ml/t-3। अच्छा, उसके नीचे फिर बोला उसने एरिया। एरिया क्या होता है, L², क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर यूनिट है, मीटर किसकी होती है, लेंथ की। तो लेंथ की भी क्या हो जाएगी यहाँ पर, स्क्वायर। तो लेंथ स्क्वायर, ये कट गया। इंटेंसिटी का आया mt-3 इसकी पावर b। चलिए ये आ गया है ना क्वेश्चन, तो आप याद, ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं टाइम पीरियड की उल्टी होती है।
तो इसकी तो टी की पावर -1 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी देखो 1/TV होती है, फ्रीक्वेंसी होती है C/λ भी होती है, और E बराबर h म्यू, ये फॉर्मूला भी होता है एक, ठीक है। तो जब ये आप इनमें से किसी में भी निकाल लेना आप, म्यू की डायमेंशन वो सेम ही होगी। मैंने आपको बोला है फॉर्मूले कितने भी बन सकते हैं किसी क्वांटिटी के, लेकिन उसकी डायमेंशन कभी नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि उसकी यूनिट नहीं बदलती। अच्छा, L की अगर हम बात करें तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ m की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर 0। देखो ध्यान से, मैंने इसको एक्सपेंड करके ऐसे लिख दिया क्योंकि मैं जानता था मास नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो मैं m की पावर 0, T की पावर 0 और L की पावर 1 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, यहाँ पर b है a प्लस b। फिर मैंने लेके चला L की हो जाएगा -3a, ओनली -3a रहेगा। तो t की अगर हम बात करें तो t हो जाएगा -3b -c। एक बार चेक कर ले उसको, ठीक। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद बात करते हैं, हम कंपेयर करते हैं अब पावर्स को। मैंने इसके बाद आपको स्टेप बताया था पावर कंपेयर करने वाला। तो a प्लस b बराबर 0 पहली इक्वेशन, m की जो हमने पावर कंपेयर की है। अब l की करते हैं तो l की आती है -3a बराबर 1, और अगर t की करते हैं तो आती है -3b -c बराबर 0। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/3। अगर a -1/3 है तो b क्या हो जाएगा? +1/3। और अगर a और अगर b यहाँ पर है 1/3, तो यहाँ से आ जाएगा -1 -c बराबर 0। c की वैल्यू आ जाएगी -1। तो आप ध्यान से देखें तो c आ गया 1, a आ गया -1/3 और b आ गया 1/3। इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, सिंपल इक्वेशन से ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छा, a की वैल्यू आ गई, b की। अब इनको मैं पुट करता हूँ कहाँ पर, कहाँ गया वो फॉर्मूला? ये रहा वो फॉर्मूला, इसको मैं पुट करता हूँ इनमें। तो d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। रो की पावर a क्या है? a आया था हमारा -1/3। s इंटेंसिटी क्या आई? इंटेंसिटी की पावर 1/3। फिर उसने बोला फ्रीक्वेंसी की पावर 1। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या था? उसने कहा था कि आपकी जो ये आ रही है ना क्वांटिटीज, जो उसने डिस्टेंस निकाला वो ऐसे आया, इंटेंसिटी का एस मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसने रखा एस के। उसने कहा जो डिस्टेंस है ना वो एस की पावर 1/n है इसके डिस्टेंस के फॉर्मूले में। तो अब आपके यहाँ से कितना आया है आपके पास? s की पावर 1/3। तो उसने क्या बोल दिया था? 1/n, आपके पास क्या है? 1/3। तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। n की वैल्यू 3 थी, है ना। इंटीजर टाइप था वो, सॉरी न्यूमेरिकल आंसर टाइप था ये, NAT। तो ये बहुत ही इजी था ना, जेईई एडवांस 2014 का था। देखो कुछ नहीं था, बस इसमें अगर आपको ये पता था ना कि इनको कैसे रखते हैं इसमें, तो बाकी तो फिर डायमेंशंस पुट करनी और सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 3। चलिए नेक्स्ट, चलिए एक आधा क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें ना। एक 2015 का कराते हैं, एडवांस 2015। देखो क्वेश्चन था, इसमें बोला गया कि प्लांक्स कांस्टेंट आपने नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे आप इसको, हालांकि पढ़ना तो चाहिए अब तक। वो होता है h, इसके मैं बताऊंगा होता क्या है ये प्लांक्स कांस्टेंट। उसके बाद बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट c, ये कुछ क्वांटिटीज दे रखी थी आपको, पैरामीटर्स दे रखे थे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी दे रखा था, विच इज कैपिटल G, ऐसे होता है। और उसके बाद बोल रखा था कि इनको हमने यूज किया है एज अ यूनिट ऑफ लेंथ एंड मास। इसमें पूरा क्या था कि H, C and G आर यूज टू फॉर्म अ लेंथ एंड यूनिट ऑफ मास। इनको मास और लेंथ की फॉर्म में हमने लिखा है। तो आपको बताना है कि जब हम मास और लेंथ की फॉर्म में लिखेंगे तो इनके बीच में और लेंथ और मास के बीच में क्या क्या रिलेशन आएंगे, ठीक है। इसके कुछ ऑप्शंस थे, m is directly proportional to root c, b m is directly proportional to root g, c
L इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू H, मल्टीपल सिलेक्ट था ये क्वेश्चन भी है ना, तो L इज इनवर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रूट G। तो ये 4 ऑप्शन थे, इनमें आपको बताना था कि जब मैं अपने मास और लेंथ को, देखो मास और लेंथ कहने का मतलब क्या, आपको समझाता हूँ। उसने बोला कि मास एक क्वांटिटी है, मैं इस क्वांटिटी की यूनिट इन तीनों से मिलकर बनाना चाहता हूँ, मतलब H की पावर A, C की पावर B, G की पावर C। मैं इन तीनों क्वांटिटी से मास की यूनिट बनाना चाहता हूँ इनकी टर्म्स में, H, C और G की टर्म्स में। तो आप मुझे बताइए, और ऐसे ही L का बोला, लेंथ भी ऐसे ही बनेगी। अब बोला उसने कि आप बताइए जब मैं ऐसा करूंगा तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। ठीक है, मल्टीपल सिलेक्ट था ये। अच्छा, तो देखो मेथड वही है अभी भी, हालांकि आपको प्लांक्स कांस्टेंट बता देता हूँ एक बार। देखो प्लांक्स कांस्टेंट जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया ना, एनर्जी H म्यू वाला, ये प्लांक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये प्लांक्स कांस्टेंट ही होता है। तो यहाँ से अगर आप प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू बताएंगे ना, तो ये हो जाएगा ml2t-2 एनर्जी का होता है, और म्यू नीचे आ जाएगा, और म्यू की डायमेंशन t की पावर -1, क्योंकि म्यू जो होता है वो टाइम पीरियड का उल्टा होता है। तो यहां से अगर हम देखें तो ml2t-1, ये डायमेंशन आई h की। ठीक है, चलिए h की डायमेंशन आ गई है। ठीक है, अब बात करते हैं c स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि आप जानते हैं LT-1। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं, G(m1m2/r²। ये आपने 100% पढ़ा होगा, ये बात मैं मतलब श्योरिटी से कह सकता हूँ। ठीक है, तो फोर्स होता है mLT-2, अगर r को इधर ले आए तो ये हो जाएगा L², क्योंकि r होता है रेडियस, रेडियस को मीटर में मेजर किया जाता है, और मीटर होती है लेंथ की, और लेंथ की डायमेंशन होती है L, तो ये हो जाएगा m²। देखो मैंने आपसे फिर बताया है m1 m2 अलग अलग मासेस है, लेकिन इनकी डायमेंशन तो m ही रहेगी हमेशा। ठीक है, तो ये आया यहाँ से, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है m-1 L3t-2, m-1 L3t-2। ठीक है, तो ये आ गई G की डायमेंशन। एक बार फिर भी चेक कर लेना इसको, है ना। चलो फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, कैलकुलेशन एक बार देखते रहना। ठीक है, कोई मिस्टेक हो जाए तो बता देना कमेंट्स में। G की डायमेंशन, ठीक है, तो हमारे पास डायमेंशंस आ गई, इसको मिटा रहा हूं अब मैं। ये G की डायमेंशन, ये H की डायमेंशन, C की हमें पता है। अब करते हैं पुट। देखो पुट कैसे करना है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। H क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट विच इज ml2t-1 की पावर a। C क्या होता है, LT-1 की पावर b, और G क्या होता है, m-1 L3t-2। ये हमने तीनों नोट कर ली, इसकी पावर C। ठीक है, अब मैं बाकी ये मिटा रहा हूं। अब इसको सॉल्व करते हैं एक बार, है ना। देखो m है यहाँ पर, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि m की पावर 1, L की 0, T की 0। ठीक है, क्योंकि मेरे को सिर्फ m ही दिखाना है, तो m की पावर 1 है, L की पावर 0 है, और T की पावर क्या है, 0। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर m की पावर क्या है, a माइनस c, m की पावर a माइनस c, a यहाँ से और c वहां से। L की बात करें तो ये हो जाएगा 2a प्लस b प्लस 3c, और T की अगर हम बात करें तो T यहाँ से माइनस a माइनस b और माइनस 2c। ठीक है, ये तीनों आ गई। अच्छा, इनसे इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार, a माइनस c बराबर 1, 2a प्लस b प्लस 3c बराबर 0, एंड माइनस a माइनस b माइनस 2c बराबर 0। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं एक बार। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो लेट अस सपोज मैं ये मान लेता हूँ, इन दोनों को ले लेते हैं पहले। चलिए, तो ये हो जाएगा 2a प्लस b बराबर माइनस 3c, और a प्लस b बराबर माइनस 2c यहाँ से आ रहा है नीचे वाली इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, तो ये इक्वेशंस आ गई दोनों जो कि हमें गिवन थी। इसकी बात करें तो एलिमिनेशन मेथड, माइनस माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कट गई दोनों, ये आ गया a,
ये आ गया माइनस सी। तो जो ए की वैल्यू है ना वो माइनस सी के बराबर है। चलो मैं यहाँ पर एक सी की जगह माइनस ए लिख देता हूँ। तो ए माइनस प्लस ए बराबर 1। ए की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ए की वैल्यू क्या आ गई 1/2। आप एक बार कैलकुलेशन दोबारा कर लेना, ठीक है, आराम से। ए की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अगर ए की 1/2 आई है तो सी की भी -1/2 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव थे। अच्छा, ए और सी को मैं यहाँ पुट कर दूं तो मैं बी की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, विच इज -1/2 माइनस बी -2 मल्टीप्लाई -1/2। ये कट गया, ये +1 हो गया, +1 और -1/2 ये हो जाएगा +1/2 इक्वल टू बी। तो b की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो देखो a और b c की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू 1/2 प्लस का, b की वैल्यू 1/2 प्लस का, c की वैल्यू -1/2। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। ठीक है, तो चलो इनको एक बार ना इन क्वांटिटीज की डायमेंशंस एक बार यहाँ लिख लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में। h की डायमेंशन ml2t-1 और g की डायमेंशन m-1 l3t-2। ठीक है, तो ये आप याद रखना, ठीक है, बार बार ड्राइव करने से अच्छा है आप याद ही कर लें इनको। तो यहां से m से क्या आया, h की पावर a क्या है 1/2 प्लस का, c की पावर b क्या है 1/2 और g क्या है -1/2। ये याद रखना, ठीक है, बाकी सारा हम मिटा सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया मास का। ठीक है, अब बात करता हूं मैं लेंथ की। लेंथ की बात करें तो h को रख देंगे m l2t-1 की पावर a lt-1 की पावर b एंड g क्या है m-1 l की पावर 3 t की पावर -2 की पावर c। यहां से l है तो मतलब मैं लिख सकता हूं m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर 0। m की पावर यहां से आ जाएगी a माइनस c, l की पावर आ जाएगी 2a प्लस b प्लस 3c और t की पावर आ जाएगी t की पावर अगर हम बताएं आपको ये हो जाएगा -a -b -2c -2c। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं तो इस बार क्या हो जाएगा a - c बराबर 0। इसका मतलब a बराबर c, पहली कंडीशन तो आ गई हमारे पास। फिर t की देख लेते हैं एक बार, a -a -b -2c बराबर 0 और मुझे पता है a बराबर c है, तो ठीक है मैं यहाँ लिख सकता हूँ -a -b -2a। तो ये हो जाएगा b बराबर -3a। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई, b बराबर -3a। अच्छा, दो इक्वेशन आ गई। अब तीसरी देखते हैं, 2a प्लस b प्लस 3c। देखो कुछ नहीं, मैं इन दोनों इनको कंपेयर कर रहा हूँ बस, इसकी l की पावर के साथ इसकी l की पावर, इसकी m की पावर के साथ इसकी m की पावर, इसकी t की पावर के साथ इसकी t की पावर, ऐसे कंपेयर कर रहे हैं जस्ट, है ना। तो 2a को ऐसे रखते हैं प्लस b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, b की जगह लिख सकता हूँ -3a। फिर c की जगह क्या लिख सकता हूँ a बराबर 1। यहाँ से अगर हम देखें तो -a प्लस a, there is a correction I think, oh sorry, यहाँ करेक्शन हुई है। ये करेक्शन क्या है कि मुझे इन दोनों वैल्यूज को ना, ये 0 के इक्वल है, इनको आप इसमें पुट करेंगे तो आंसर 0 ही आने वाला है। ठीक है, ये दोनों अगर 0 के इक्वल है ना तो इनको इक्वेशंस बना के सॉल्व करना होता है हमें। तो इनको सॉल्व ऐसे करते हैं, 2a प्लस b प्लस 3c बराबर 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इन दोनों में a की वैल्यू रख दूँ, मान ले यहाँ रख देता हूँ मैं -a -b -2a, a बराबर c था ना, तो ये रख देता हूँ ना, तो ये आता है -3a -b बराबर 0 विच इज 3a प्लस b बराबर 0। ठीक है, तो आप ये इक्वेशन जरूर याद रखना, 3a प्लस b बराबर 0। अच्छा, यहाँ अगर मैं पुट करता हूँ ना 2a प्लस 3a, तो ये 5a प्लस b बराबर 1। अब ठीक है ना, अब ठीक है, 3a प्लस b बराबर 0। समझ में आया ना वो मैंने क्यों नहीं कर पाया। देखो ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं इसको,
तो अगर आप 2 की वैल्यू उठा के तीसरे में रखोगे ना तो वो इक्वली आएगी 0 के बराबर ही आ जाएगी, ठीक है। तो करना क्या था, पहली इक्वेशन से वैल्यू निकालो और बाकी इक्वेशंस में, बाकी जो इतनी ये जो इक्वेशंस है ना, ये वाली इक्वेशन, इसमें एक सी की जगह ए रख दो, उस वाली में सी की जगह ए रख दो और 2 इक्वेशंस निकाल लो ए और बी की फॉर्म में। तो देखो आप जानते हैं 2 इक्वेशन है और 2 ही अननोन वेरिएबल्स है ए एंड बी, तब ये सॉल्व हो सकता है। इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस ये कट गया, ये 2a बराबर यहाँ 1, तो a की वैल्यू यहाँ से भी 1/2 आ जाएगी। अच्छा, फिर b की वैल्यू निकालें तो b आ जाएगा -3/2, क्योंकि यहाँ -3 दे रखा है। और अगर c की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगा 1/2, ठीक है। 3 वैल्यू आई, a की आई 1/2, b की आई -3/2, c की आई 1/2। अच्छा, अब इनको पुट करते हैं जरा इसमें, है ना, ये सब मिटा रहा हूं मैं, इसमें पुट करके देखते हैं एक बार। अगर मैं लेंथ के प्रोपोर्शनल रखूं ना तो h की पावर 1/2 आ रहा है इसका, और c की पावर आ रहा है -3/2 इसका, एंड g की पावर आ रहा है 1/2। तो देखो क्वेश्चन क्या था, उसने पूछा कि इनमें रिलेशंस बताइए। तो देखो आप जानते हैं m का c के साथ क्या रिलेशन है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c की पावर हाफ, मतलब √c। ये तो आप जानते हैं ना, पावर 1/2 का मतलब क्या है, रूट लगा हुआ है उस पर, √c। फिर उसने बोला g के साथ रिलेशन बताइए, g के साथ क्या रिलेशन है, 1/√g, क्योंकि पावर क्या है -1/2। अच्छा, उसने बोला फिर l के साथ बताना। l के साथ अगर मैं बताऊं आपको रिलेशन, तो h का तो है √h, उसका भी √h ही था। l का दोबारा बताएं तो l का इसके साथ रिलेशन क्या हो जाएगा, c के साथ 1/, c के बाद -3/2 रखो अभी इसको, है ना, नहीं तो नीचे करके कर सकते थे इसको रूट में। और l का इसके साथ क्या हो जाएगा, √g। तो देखो ये रिलेशंस आ गए, 6 की 6 रिलेशन आ गए हमारे पास, और 6 ही चाहिए थे क्योंकि 3 क्वांटिटी इसके लिए थी, 3 इसके लिए थी। तो क्वेश्चन में देखना है हमें कौन सा सही है। m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c है, ये ऑप्शन करेक्ट है। m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g गलत है, क्यों, क्योंकि m इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है √g के, डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं आ रहा, ये भी ठीक है। उसके बाद L की बात करें तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, ये रहा है करेक्ट। L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G, ये भी है, ठीक है। तो इसमें 3 ऑप्शन सही थे, A, C, D, और B ऑप्शन गलत था, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं काफी सालों से जेई में, और आप देख रहे हैं बहुत ही इजी है। अगर आपको डायमेंशंस वगैरह पता हो ना, तो ये मैंने सिर्फ अभी डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चंस लिए हैं, डायमेंशन, और आगे भी लेंगे इसके ऊपर, एरर वगैरह, सिग्निफिकेंट फिगर, और जो हमारे वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज हैं उनके ऊपर भी हम क्वेश्चंस लेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको जेईई की कुछ क्वेश्चंस बताए एडवांस के कि किस तरीके के क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये वाला जो था हमारा, जो हमने पढ़ा था ना, एक फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प लेनी होती है, तो वो वाला मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा इन क्वेश्चंस में। और बाकी आपको ये डायमेंशंस याद होनी चाहिए इनकी, ठीक है। एच जी, हालांकि ड्राइव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इनमें ड्राइव करने में भी, लेकिन एटलीस्ट आपको ना याद हो जाएंगे तो थोड़ा टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने करते हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस थे, थैंक यू।